Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is second video on literary terms and devices. This video is very important for UGC NET, LT grade, English and TGT PGT also. The first term for today's video is bathos, a sudden ludicrous descent from exalted to ordinary matter or style in speech or writing. तो बाथोस क्या होता है? एक तरह का हास्यास्पद डिसेंट होता है, उतार होता है बहुत ही शानदार मैटर से या स्टाइल से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, स्पीच या राइटिंग में। हेंस स्पीच या लिटरेरी वर्क में जब किसी चीज़ में गिरावट हो और किसी चीज़ में मैटर और स्टाइल में बहुत शानदार ढंग से ऑर्डिनरी वे में मैटर चला जाए या स्टाइल भी ग्रैंड स्टाइल से ऑर्डिनरी स्टाइल में चला जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड बाथोस। एंटी क्लाइमैक्स, an event or experience that causes disappointment because it is less exciting than was expected or because it happens immediately after a much more interesting or exciting event. एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है? कोई भी ऐसी घटना, इवेंट या एक्सपीरियंस हुआ, वो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट होती है, निराशा होती है, होपलेसनेस होती है, उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। और किस वजह से ऐसा होता है? इट इज़ लेस एक्साइटिंग देन वॉज एक्सपेक्टेड। जितनी उम्मीद की जाती है कि इतना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी ये चीज़, ये स्टोरी पढ़ने में या प्ले देखने में, बट उतना होता नहीं है, तो दैट इज़। और बिकॉज इट हैपन्स इमिडिएटली आफ्टर अ मच मोर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इवेंट, या फिर जब कभी किसी प्ले या मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग एक सीन चल रहा हो और उसके बाद कोई बहुत ही ऑर्डिनरी सीन चले आए, तो वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता करता है, उससे जो ऑडियंस होते हैं बोर होते हैं, तो दैट इज़ लाइक एंटी क्लाइमैक्स। कनोटेशन, द एसोसिएटेड और सेकेंडरी मीनिंग ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन इन एडिशन टू इट्स एक्सप्लिसिट और प्राइमरी मीनिंग। कनोटेशन क्या होता है? सेकेंडरी मीनिंग होती है या उससे जुड़ा हुआ मीनिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि वर्ड या एक्सप्रेशन की जो सेकेंडरी मीनिंग होती है या उससे जुड़ा हुआ मीनिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड कनोटेशन। और इन एडिशन टू इट्स एक्सप्लिसिट और प्राइमरी मीनिंग, मतलब या तो इसका क्लियर मीनिंग पता चलता है या इसकी जो प्राथमिक मीनिंग है, प्राइमरी मीनिंग है, वो पता चले। अ पॉसिबल कनोटेशन ऑफ होम इज़ अ प्लेस ऑफ वार्मथ, कंफर्ट एंड अफेक्शन। जस्ट लाइक अगर आपके सामने कोई होम वर्ड बोले तो आपको क्या फीलिंग आएगी अंदर से? होम मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ वार्मथ, जहाँ पे आप कंफर्टली रह सकें, आपको ठंड में गर्मी मिल सके, गर्मी में ठंड मिल सके और आपको बहुत सारा प्यार मिले। जैसे आपके सामने कोई स्कूल या कॉलेज वर्ड बोले तो आपको क्या लगेगा? स्कूल या कॉलेज मीन्स द प्लेस वेयर वन कैन अचीव लॉट्स ऑफ नॉलेज, तो दैट इज़ कनोटेशन, एग्जाम्पल ऑफ कनोटेशन। नेक्स्ट है डिनोटेशन, द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग और ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन कंट्रास्ट टू द फीलिंग्स और आइडियाज दैट द वर्ड सजेस्ट। तो डिनोटेशन का मतलब क्या है? ये एक तरह का लिटरल या प्राइमरी मीनिंग या ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है वर्ड का, किसी भी वर्ड का, इन कंट्रास्ट टू द फीलिंग्स और आइडियाज़, किसी भी उस वर्ड्स के जस्ट अपोजिट जो फीलिंग्स होती है, आइडियाज़ होते हैं जो कि वर्ड सजेस्ट करता है। मतलब जो वर्ड सजेस्ट करता है उससे अलग उसका मीनिंग होती है, मीन्स फीलिंग्स और आइडियाज़ होते हैं। जस्ट लाइक आपके सामने कोई भी वर्ड बोले तो उस वर्ड का जो निगेटिव एस्पेक्ट आपके सामने आए, तो दैट इज़ डिनोटेशन। कनोटेशन में क्या था? पॉजिटिव साइड आता था उस वर्ड का, और डिनोटेशन में क्या? उसका निगेटिव या अपोजिट साइड आता है। क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द ओवरऑल टर्म फॉर स्टडीज कंसर्न विथ डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर। क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक तरह का ओवरऑल टर्म है स्टडीज़ के लिए। किस तरह के स्टडीज़ के लिए? जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करना, उसको क्लासीफाइंग करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, इवेल्यूएट करना कि वो किस तरह का वर्क है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म। मीन्स क्रिटिसिज्म में उस लिटरेरी वर्क की जो भी प्लस पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, एवरीथिंग उसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ में क्या होता है?
Let's see. Designers a recent and rapidly growing cross-disciplinary enterprise for analyzing the conditions that affect the production, reception and cultural significance of all types of institutions, practices and products. तो देखिए इसमें कल्चरल स्टडीज़ में क्या होता है कि ये एक तरह से बहुत ही रिसेंट है और रैपिडली ये ग्रो कर रहा है, और इसमें क्या होता है कि बहुत तरह की फील्ड की स्टडी की जाती है. तो कल्चरल स्टडी को ब्रांच ऑफ नॉलेज कहा जाता है. मीन्स कल्चरल स्टडी इज द थिंग वेयर वन कैन गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. तो कल्चरल स्टडीज़ में हर तरह के टॉपिक्स की स्टडी की जाती है. Among this, literature is accounted a merely one of many forms of cultural signifying practices. और इन सारे टॉपिक्स या फील्ड में कल्चरल स्टडीज़ के जितने भी फॉर्म में उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर. मीन्स लिटरेचर की स्टडी कल्चरल स्टडीज़ में जो किया जाता है वो जितने भी फॉर्म्स होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट है. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि कल्चरल सिग्निफाइंग की प्रैक्टिस की जितने भी फॉर्म्स है उसमें लिटरेचर इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट एलिगरी, a symbolic fictional narrative that conveys a meaning not explicitly set forth narrative. Allegory, which encompasses such forms as fable, parable and epilogue, may have meaning two or more levels that the readers can understand only through an interpretive process. तो एलिगरी में क्या होता है, एक तरह का ये सिम्बॉलिक फिक्शनल नरेटिव है, कहानी है जो मीनिंग को बहुत क्लियर रूप में नहीं प्रेजेंट करता है जैसा कि उस नरेटिव में उस कहानी में बताया गया है, बट दूसरा उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है. इसमें हर तरह के फॉर्म शामिल है. कौन कौन से? फैबल, पैराबल, एपोलॉग, ये सारे फॉर्म्स एलिगरी में शामिल होते हैं. मे हैव मीनिंग टू और मोर लेवल्स. तो इसके एलिगरी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. इस वजह से क्लियर कर पाना किसी के लिए इजी नहीं होता है जब तक कि उसका इंटरप्रेटिव प्रोसेस ना हो. मीन्स रीडर्स तभी समझ सकता है जब तक उसका इंटरप्रिटेशन होता है. अगर इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो रीडर नहीं समझ सकता है, बिकॉज जो मीनिंग होते हैं ना वो मोर देन टू होते हैं. तो इस वजह से कितने मीनिंग को कोई पढ़ के समझेगा. एक ही मीनिंग समझ में आएगी जो वर्ड्स कहता है, बट जो वर्ड्स कहता है वो मीनिंग नहीं होता है. मीनिंग इज समथिंग एल्स. इन सिंपल वे वी कैन से दैट a story, play, picture, etc. in which each character or event is a symbol representing an idea or a quality such as truth, evil, death, etc. are used in symbolic way. तो एलिगरी जो है स्टोरी, प्ले, पिक्चर जहाँ भी यूज़ किया जाता है उसमें कैरेक्टर या इवेंट को सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है. और सिंबल क्या हो सकता है? किसी आइडिया का, क्वालिटी का, जैसे ट्रूथ, इट इज़ अ क्वालिटी, इविल, इट इज़ डिमेरिट, डेथ. तो इस तरह की जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करे सिंबल के फॉर्म में, प्रतीक के रूप में, उसे एलिगरी कहेंगे. आर यूज इन सिम्बॉलिक वे, और सिम्बॉलिक वे में ही यूज़ भी किया जाता है. तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एलिगरी. तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा. वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. नेक्स्ट टर्म इज़ एलिट्रेशन. Alliteration is repetition of a speech sound in a sequence of nearby words or repetition of the same sound at the start of a series of words in succession. तो alliteration में क्या होता है? स्पीच साउंड का रिपीटिशन होता है, वो भी नियर बाई जो वर्ड्स होते हैं सीक्वेंस में, या फिर सेम साउंड की रिपीटिशन होती है, वो भी साथ में आए हुए कंटिन्यू सेम वर्ड्स में, वो भी उस वर्ड का फर्स्ट साउंड होना चाहिए. कॉन्टीन्यूअस सेम साउंड वाले, सेम फर्स्ट साउंड वाले वर्ड्स कंटिन्यू आए किसी भी लिटरेरी वर्क में तो वहाँ एलिटेशन होता है. और ये ऑडिबल पल्स प्रोवाइड करता है बिकॉज ये उस राइटिंग को लुलिंग, लिरिकल और इमोटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है. इस तरह से जो वर्क होता है या जो भी लिटरेरी वर्क होता है वो बहुत ही अच्छी, मतलब हाई लेवल का हो जाता है. एक तरह से मतलब शानदार कह सकते हैं. एसोनेंस,
The similarity in sound between two syllables that are close together and in mid of words created by the vowels but different consonants. Example, back and head, like linguistic, phonology and phonetics. तो एसोनेंस में क्या होता है, ये भी एलिट्रेशन के ही जैसा होता है. इसमें भी साउंड की रिपीटिशन होती है और वो भी सीक्वेंस में जो वर्ड्स हैं जहाँ पे साउंड की रिपीटिशन जितने वर्ड्स में आ रहे हैं वो सीक्वेंस में हो या पास में हो. एलिट्रेशन और एसोनेंस में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों साउंड का रिपीटिशन करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है. डिफरेंस क्या है? एलिट्रेशन कंसोनेंट साउंड्स को रिपीट करता है और एसोनेंस वोवेल साउंड को रिपीट करता है. एलिट्रेशन वर्ड के फर्स्ट साउंड को काउंट कहते हैं और एसोनेंस जो होता है वर्ड में स्टार्ट में, मिड में, एंड में कहीं भी आ सकता है. तो दैट इज़ एसोनेंस. और ये फोनोलॉजी और फोनेटिक की तरह होता है, लिंग्विस्टिक फोनोलॉजी और फोनेटिक्स की तरह. नेक्स्ट है कंसोनेंस. Consonants, repetition of the same consonant sounds in a line of text. These alike sounds can appear anywhere in the word, but will usually be found at its end and middle, or at the end of the straight syllable. Consonants क्या है? Alliteration और assonance की तरह ये भी repetition of sound है, but ये consonant sound को repeat करता है. अब आप कहेंगे कि अरे ये तो alliteration में भी होता है, लेकिन नहीं. Alliteration में first sound repeat होता है और consonants में जो साउंड रिपीटिशन होती है वो एंड में आता है या मिडिल में आता है, स्टार्ट में नहीं आता है. स्टार्ट में अगर आया तो वो एलिट्रेशन होगा, अगर एंड में और मिडिल में कंसोनेंट साउंड की रिपीटिशन हुई तो वो कंसोनेंस होगा, और स्टार्ट में रिपीटिशन हुआ तो एलिट्रेशन होगा. अगर वोवेल की रिपीटिशन हुई तो कॉन्सोनेंस होंगे. लेट्स सी हेयर एग्जांपल है पीटर पैटर. देखिए पीटर पैटर दोनों वर्ड में जो रेड लेटर वाले वर्ड हैं वो एलिट्रेशन है, बिकॉज कंसोनेंट साउंड्स है और साथ में फर्स्ट में आ रहे हैं दोनों वर्ड के स्टार्ट में. अब वहीं पे टी दोनों वर्ड में डबल टी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंसोनेंस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कंसोनेंट का ही रिपीटिशन है बट मीड में आ रहा है. फिर जो आर लास्ट में आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल होगा बिकॉज एंड में आ रहा है. तो कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में सिमिलरिटी क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करता है बट एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट में रिपीट होती है और कॉन्सोनेंस में मिड में या एंड में. और यहाँ पे जो ई नज़र आ रहा है दोनों वर्ड में ई, ये किसका एग्जाम्पल, एसोनेंस का एग्जाम्पल है, वोवेल साउंड का. पीटर पैटर र के पहले और आ रहा है तो वो जो साउंड है वो एसोनेंस है. तो यहाँ से आप तीनों में जो डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज़ है उसको समझ सकते हैं, एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. तो आई थिंक कि आप लोगों को ये बेटर वे में समझ में आ गया होगा, बिकॉज इन तीनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था बट ना इट्स क्लियर. एल्यूजन, a figure of speech that refers to a famous person, place or historical events either directly or through implications. Either directly or through implication का मतलब क्या हुआ कि एल्यूजन जो होता है एक ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक लिटरेरी डिवाइस है ये, और ये किसी फेमस पर्सन, प्लेस या हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड होता है. उस फेमस पर्सन, प्लेस या हिस्टोरिकल इवेंट्स को डायरेक्टली या इन अ डाउट फॉर्म, कन्फ्यूजन के रूप में, भ्रम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एल्यूजन इज इन द लैटिन वर्ब ल्यूडेर विच मीन्स टू प्ले, मिमिक, मॉक और डिसीव. तो इसकी उत्पत्ति जो होती है, ओरिजिन जो होती है वो लैटिन वर्ब से होता है, वर्ब दैट इज क्रिया, ल्यूडेर, और इसका मतलब होता है कि प्ले करना, खेलना. किसके साथ खेलना, शब्दों के साथ खेलना, कैरेक्टर के साथ खेलना, इवेंट के साथ खेलना, उनकी मिमिक करना, मॉक करना और उन्हें डिसीव करना. मतलब किसे डिसीव करना, शब्दों का धोखा, शब्दों से धोखा खाना, मतलब कहना कुछ और लगना कुछ और, एक तरह से भ्रम वाली जो कन्फ्यूजन वाली कंडीशन क्रिएट हो, तो दैट इज एल्यूजन. एंटीथेसिस, अ कंट्रास्ट और ऑपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिग्यूअस phrases or clauses that manifest parallelism, that is a similar word order and structure in their syntax.
तो एंटीथेसिस में क्या होता है, ये कंट्रास्ट या अपोजिशन होता है मीनिंग में, और किसके मीनिंग में, जो कॉन्टिग्यूअस फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं, मीन्स जो उससे जुड़े हुए क्लॉज और फ्रेज होते हैं उसके मीनिंग में एक कंट्रास्ट दिखाता है एंटीथेसिस। दैट मैनिफेस्ट पैरालेलिज्म, जो समांतरवाद को प्रदर्शित करता है। दैट इज़ अ सिमिलर वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन दियर सिंटेक्स। समांतरवाद क्या है, ये एक तरह का सिमिलर वर्ड ऑर्डर और एंड स्ट्रक्चर होता है सिंटेक्स में। Irreconcilable opposites or strongly contrasting ideas are placed in sharp juxtaposition in sustained tension, as in the saying art is long and time is fleeting. अब यहाँ पे थोड़ा सा और अदर वर्ड्स में समझाने की कोशिश की गई है एंटीथेसिस के बारे में, कि एक ये बहुत ही स्ट्रांगली कट्टर अपोजिट आइडिया होता है जिसे बहुत ही शार्प सेंसर के साथ, जक्सटापोजिशन के साथ या टेंशन के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया है, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग। देखिए इसमें दो बात कही गई, एक बात आर्ट इज़ लॉन्ग और दूसरी बात टाइम इज़ फ्लीटिंग। तो जीवन जो है बहुत लंबी और वक्त बहुत कम है जीने के लिए, तो ये बात कहने की कोशिश की गई है। तो सोचिए कितना दोनों में विरोधाभास है, अपोजिशन है, कंट्रास्ट है। नेक्स्ट टर्म है बैलेड। बैलेड इज आल्सो नोन एज फोक बैलेड और ट्रेडिशनल बैलेड, इज अ सॉन्ग ट्रांसमिटेड ओरली विच टेल्स अ स्टोरी। तो ये एक तरह का सॉन्ग होता है और उसमें नरेटिव फॉर्म में होता है। उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसमिटेड ओरली, मतलब ओरली ये जनरेशन टू जनरेशन चली आई है और एक तरह की उसमें कहानी बताई जाती है, नरेटिव बताया जाता है। बैलेड्स आर दस द नरेटिव स्पेसिस ऑफ सॉन्ग्स टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव। तो बैलेड्स क्या होता है, ये नरेटिव होता है किसी भी सॉन्ग्स का और साथ में स्टोरी बताई जाती है, और जो स्टोरी बताई जाती है बैलेड में जनरली वो लव के बारे में होता है। बैलेड 4 लाइन स्टेंजा की पोएम होती है। तो स्टेंजा फॉर्म इन सब के बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल लिटरेरी टर्म्स को देखते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट टर्म इज बीट राइटर्स। Identifies a loose-knit group of poets and novelists writing in the second half of the 1950s and 1960s who shared a set of social attitudes, anti-establishment, anti-political, anti-intellectual, opposed to the prevailing cultural, literary and moral values, and in favor of unfettered self-realization and self-expression. तो बीट राइटर्स वो राइटर्स होते हैं जो लूज नीट ग्रुप के पोएट्स और नॉवेलिस्ट होते हैं, वो बीट राइटर्स कहलाते हैं। और जनरली ये जो 1950s और 1960s के सेकेंड हाफ में इन्होंने राइटिंग करना स्टार्ट किया था। और ये किस तरह की सोशल एटीट्यूड्स को शेयर करते हैं, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, एंटी पॉलिटिकल हो और एंटी इंटेलेक्चुअल हो। साथ में ये अपोज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं जो भी पहले से प्रचलित कल्चर रहा है, लिटरेरी और मॉरल वैल्यूज़ रहा है। तो बीट राइटर्स पहले से प्रचलित सांस्कृतिक, साहित्यिक और नैतिक वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, इनका ऑब्जेक्शन करते हैं। और ये सेकेंड हाफ ऑफ द 1950s और 1960s में इन्होंने स्टार्ट की थी, इनकी टाइम पीरियड है। एंड इन द फेवर ऑफ अनफेटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और किस फेवर में ये करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, जो कि अनफेटर्ड हो। अनफेटर्ड मीन्स फ्री, स्वतंत्र, बिल्कुल आज़ाद। द बीट राइटर्स ऑफन परफॉर्म्ड इन कॉफ़ी हाउसेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ड्रम्स और जॉज म्यूजिक। तो बीट राइटर्स एट दैट टाइम क्या करते थे, कॉफ़ी हाउसेस होते थे या दूसरे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस अपना देते थे और इनके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ड्रम्स या जॉज वगैरह होते हैं। तो बीट राइटर्स क्या है, लूज नीट ग्रुप हैं पोएट्स और नॉवेलिस्ट के, और ये 1950s और 1960s की इनकी टाइम पीरियड है। और साथ में ये जो भी प्रचलित साहित्यिक और सांस्कृतिक और मॉरल वैल्यूज़ हैं उसका ये ऑब्जेक्शन करते हैं। I think video is getting large, so enough for today's. Thanks for watching. I will come with another video. Keep on.